नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वह पढ़ा हमने जो तत्पुरुष समास होता है। तो ये जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद हो जाते हैं। सबसे पहले एक तो व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष करण तत्पुरुष। तो जो व्यधिकरण तत्पुरुष होता है, तो व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि जो व्यधिकरण तत्पुरुष है इसमें द्वितीया से लेकर के षष्ठी विभक्ति तक रहती हैं। तो व्यधिकरण कौन सा होता है? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद इनकी जब विभक्तियां अलग अलग हों तो वह कहलाता है आपका व्यधिकरण। यानी पूर्व पद में और उत्तर पद में विभक्ति समान नहीं हो तो उसको कहेंगे हम व्यधिकरण तत्पुरुष। जैसे आपने पढ़ा राजपुरुषः। अब राजपुरुषः जो पद है इसका विग्रह होता है राज्ञः पुरुषः। तो ये जो राज्ञः पुरुष है तो आपको पता है यह षष्ठी विभक्ति है और यह है प्रथमा विभक्ति है। तो इसमें राज्ञः में षष्ठी है और पुरुषः में प्रथमा है। तो ये जो समास होता है वह क्या कहलाता है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं उन दोनों में विभक्तियां कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। और जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति अलग होती है उसको कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब उसके बाद अब इसमें जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, एक होता है द्वितीया तत्पुरुष, एक होता है तृतीया तत्पुरुष एक होता है चतुर्थी तत्पुरुष, एक होता है पंचमी तत्पुरुष और एक होता है षष्ठी तत्पुरुष और एक होता है सप्तमी तत्पुरुष। तो ये जो समास हैं वह कौन से हैं? आपके व्यधिकरण के। क्योंकि दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग होती हैं। जिसमें द्वितीया विभक्ति होती है वह द्वितीया तत्पुरुष होता है। जैसे आपने उदाहरण पढ़े थे, द्वितीया में पढ़ा आपने पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा ग्राम गतः। ठीक है, इसका विग्रह हुआ ग्रामम गतः। तो इसमें पहले में द्वितीय विभक्ति है तो इस द्वितीय के कारण ये हो गया आपका द्वितीय तत्पुरुष समास। और गतः में प्रथमा है। इसी प्रकार से तृतीया का पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा नख भिन्नः, यह पढ़ा। तो यह है, देखिए, नखैः भिन्नः। तो इसमें तृतीय विभक्ति है और इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो इस तृतीय विभक्ति के कारण कौन सा हो जाता है? ये तृतीया समास होता है। आपने एक पढ़ा था जैसे आपने पढ़ा, देखिए चतुर्थी में पढ़ा था कुंडल
हिरण्यम। तो ये था कुंडलाय हिरण्यम। तो ये हो गया कुंडल चतुर्थी विभक्ति और ये हो गई प्रथमा। तो इसलिए कौन सा समास हो गया? चतुर्थी तत्पुरुष का समास। इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपने एक पढ़ा था आपने पढ़ा चोर भयम। तो इसका विग्रह होता है चोराद भयम। तो आपको पता है इसमें प्रथमा विभक्ति है और इसमें पंचमी विभक्ति है, तो इस कारण से ये हो गया पंचमी तत्पुरुष समास। षष्ठी आपने पढ़ा था अभी, ये था राजपुरुषः। तो इसका जब विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है राज्ञः पुरुषः। ठीक है, तो ये षष्ठी हो गई और यहाँ प्रथमा हो गई। तो इन सब में क्या है? पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है, पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। तो पूर्व पद में अलग विभक्ति है, उत्तर पद में अलग विभक्ति है। जब पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति होती है तो वहाँ पर होता है आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए इसी प्रकार से आपने सप्तमी में पढ़ा था अक्षसौंडः। तो ये था अक्षेषु सौंडः। तो अक्ष में सप्तमी विभक्ति है और सौंड में प्रथमा है। तो पूर्व में सप्तमी है इसलिए ये हो जाता है आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने क्रम से क्या है कि जो तत्पुरुष व्यधिकरण है उसको पढ़ा हमने। तो जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति समान नहीं होती है उसको कहते हैं हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब समानाधिकरण कैसा होता है? जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में विभक्ति समान होगी। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में जब विभक्ति समान होती है तो वहाँ पर कौन सा होता है आपका? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे आपने पढ़ा, एक उदाहरण है कृष्ण काक काकः। तो जब आप इसका विग्रह पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कृष्णः काकः। तो इसमें प्रथम विभक्ति, इसमें प्रथमा विभक्ति। जब पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति समान होती है तो वहाँ पर होता है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो अब तक जो विद्यार्थियों हमने पढ़ा था वह कौन सा पढ़ा था? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और आज हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास को। तो देखिए एक सूत्र है इसमें, देखिए दिक् संख्ये संज्ञायाम दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये सूत्र है। ये हलंत है विद्यार्थियों। तो ये सूत्र क्या कहता है? देखिए दिशावाची और संख्यावाची सुबंत। इसका अर्थ है दिशावाची और संख्यावाची
सुबंत। सुबंत का मतलब आप जानते हैं, जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन सा दिशावाची और संख्यावाची सुबंत। तो दिशावाची और संख्यावाची सुबंत समानाधिकरण सुबंत के साथ समानाधिकरण सुबंत के साथ संज्ञागम्य होने पर ही संज्ञागम्य होने पर ही संज्ञागम्य होने पर ही तत्पुरुष समास को प्राप्त होते हैं। तत्पुरुष समास को प्राप्त होते हैं। ये है विद्यार्थियों। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिशावाची हैं, दिशा कौन सी होती हैं आपने पढ़े हुए हैं। दिशा हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और संख्या जानते हैं 1 2 3 4 आदि। वाचक सुबंत। सुबंत कहते हैं जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगे रहते हैं। जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगते हैं उसको कहते हैं सुबंत। तो ऐसा सुबंत जो दिशावाची हो और जो संख्यावाची सुबंत हो, वह समानाधिकरण सुबंत के साथ संज्ञागम्य होने पर ही, संज्ञागम्य का तात्पर्य होता है, समानाधिकरण का तात्पर्य क्या है, जो विभक्ति और वचन इसमें होगा वही विभक्ति वचन इसमें होगा। तो सुबंत के साथ संज्ञागम्य होने पर, संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम, यानी जब मिल जाएं तो नाम हो कोई, तत्पुरुष समास को प्राप्त होते हैं। अर्थात कि पूर्व पद हो वह या तो संख्यावाची हो या दिशावाची हो, उत्तर पद समानाधिकरण हो, और ये दोनों मिलकर के यदि कोई नाम बनाते हैं, कोई संज्ञा बनाते हैं, और कोई संज्ञा बनाते हैं, कोई नाम बनाते हैं, अर्थात मिलके अगर कोई नाम हो जाए तो वे दोनों समास को प्राप्त हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखिए, जैसे उदाहरण है, एक उदाहरण है आप पढ़ेंगे इसी में, पूर्वेषु कामसमी। ये है। तो ये जो पूर्वेषु जो कामसमी पद है, यह एक गांव का नाम है। ये कोई प्राचीन गांव का नाम है, ये प्राचीन गांव है इस नाम का। ठीक है। ये जो पूर्वेषु कामसमी है, इस नाम का क्या है, एक कोई प्राचीन गांव है। और ये जो प्राचीन गांव है, तो अब देखिए, जब आप देखेंगे इसका विग्रह है पूर्वा चासौ ईसु कामसमी, यानी पूर्वा और ईसु कामसमी, दो पद हैं। पूर्व पद तो है पूर्वा, ये दिशा है, और प्लस ईसु कामसमी, यानी ये जो ईसु कामसमी है। तो देखिए, जो सूत्र पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा कि दिशावाची हो या संख्यावाची, तो इसमें क्या है आपका, ये दिशावाची है। अब कहेंगे आप सुबंत कैसे भैया, तो देखिए इसमें क्या है, पूर्वा प्लस सु ऐसे है। क्यों है, क्योंकि ये जो सुप है इसमें लगा हुआ है। तो पूर्वा प्लस सु और ईसु कामी समी प्लस सु। तो ये सुप अंत हो गया। सुप अंत का मतलब क्या होता है, जिसके अंत में सुप हो उसको कहते हैं हम सुबंत। तो इसलिए दिशावाची का संख्यावाची के साथ समास हो गया।
अब देखिए दूसरा क्या है, इसमें संख्या है। तो देखिए आप पढ़ते हैं सप्त ऋषयः, कौन सा उदाहरण पढ़ते हैं, सप्त ऋषयः। तो देखिए पहला तो शब्द है सप्त और दूसरा शब्द है ऋषय, ठीक है। तो ये पूर्व पद हो गया और यह उत्तर पद हो गया। अब सप्त क्या है, आप जानते हैं संख्या है। क्या है, संख्या है। तो ये जो सप्त संख्या है, तो संख्यावाचक सुबंत, यानी जब सुप अंत होगा तो ये क्या होगा, सप्त प्लस सु और ऋषि प्लस सु। सॉरी, सात बहुवचन है इसलिए जस आएगा यहाँ, और यहाँ भी क्या आएगा, जस आएगा। तो देखिए सुप प्रत्यय है, आप पढ़ते होंगे सुऔ जस, तो सुऔ जस पढ़ते हैं तो ये सुप प्रत्यय है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, सुबंत हो गया। तो इसलिए संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ। अब आप ये कहेंगे कि ये इसका समानाधिकरण कैसे है, तो देखिए इसलिए है क्योंकि सप्त जो है वह प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, और ये जो ऋषि शब्द है ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। तो जब विभक्ति और वचन एक जैसे हों तो वो समानाधिकरण होते हैं। तो ये दोनों मिलकर के एक नाम हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़े होंगे ये जो सप्त ऋषि नाम के तारे हैं, और ये जो सप्त ऋषि नाम के जो तारे हैं, तो ये क्या है, एक नाम है। तो यहाँ पर क्या है, इनका समास हो जाएगा, और यही इसमें बताया है कि दिशावाची और संख्यावाची सुबंत। यानी या तो पहला पद क्या हो, दिशा, तो हमने इसमें पढ़ा पूर्वा दिशाए पूर्वेषु काम समय में, और दोनों मिलकर के एक गांव का नाम हो रहा है। इसी प्रकार से या फिर संख्या हो, तो देखिए संख्यावाचक है तो ये है, संख्या है 7, और समानाधिकरण है तो ये समास हुए। क्यों, क्योंकि इन दोनों के समास होने पर, इन दोनों का संक्षेप होने पर ये क्या है, एक नाम बन रहा है ये, और ये भी सप्तऋषि भी क्या है, एक नाम है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस सूत्र की व्याख्या पूर्ण होती है। अब आगे वाले लेक्चर में हम पूर्वेषु कामसुमी और सप्तऋषय, इन दो शब्दों की सामासिक प्रक्रिया पढ़ेंगे कि समास में इनकी सिद्धि कैसे होती है, इनका समास कैसे बनता है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।